अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। अच्छा सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो सर आप हमें अपना इंट्रोडक्शन कराएं और अपनी प्रोफेशनल जर्नी के हवाले से बताएं इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो थैंक यू फॉर अप्रोचिंग। मेरा नाम उबैद शबीर है। मैं यहाँ पे एज एसोसिएट डायरेक्टर सप्लाई चेन मैनेजमेंट काम कर रहा हूँ साई लाइफ फार्मा में। साई लाइफ का हिस्सा मैं 2008 से हूँ, लेकिन सप्लाई चेन का फॉर्मेशन विद द फॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्री हुआ था। इनफैक्ट ये कि 2008 से हम एक ट्रेडिंग कंपनी थे और मार्केटिंग कंपनी थे, और फॉर्मेशन ऑफ द फैक्ट्री 2016 में फॉर्म हुआ। तो उससे पहले मैं कमर्शियल सर्विसेज के साथ एसोसिएटेड था, और 2016 में जब सप्लाई चेन का फॉर्मेशन हुआ विद द फॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्री, तो मैं सप्लाई चेन में ट्रांसफ़र हुआ और हमने सप्लाई चेन डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया इस कंपनी में फॉर्मली। और बाय एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैं एक बिज़नेस ग्रेजुएट हूँ, MBA इन सप्लाई चेन फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी। और इस साई लाइफ को ज्वाइन करने से पहले मैंने कुछ अर्से गैस फार्म में काम किया, और उससे पहले मैं विकास इंडस्ट्रीज़ का हिस्सा रहा हूँ। तो मेरा जो प्रोफेशनल जर्नी है अबाउट 20 ईयर्स 21 ईयर्स वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ ही रहा हुआ है। सो दिस इज़ ब्रीफ। अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो आप पूछ सकते हैं। सर इनफ। सर आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं एज एसोसिएट डायरेक्टर सप्लाई चेन? Basically, supply chain department, as the name suggests, it involves a chained activity जहाँ जहाँ मटेरियल की मूवमेंट होती है फ्रॉम वन एंड टू द अनदर। सो जो हम डेफिनेशन में सप्लाई चेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ते हैं, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे है साई लाइफ में। एंड टू एंड सप्लाई चेन, फॉर एग्जांपल प्रोक्योरमेंट ऑफ द मटेरियल टिल द डिस्ट्रीब्यूशन of the goods to the customer and the reverse logistics as well. So briefly अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूँ तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें अगर हम थोड़ा सा और बात करेंगे तो सप्लाई चेन के मेनली 5 बड़े फंक्शंस हैं यहाँ पे, जिसमें सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई, जो एक्ट्स एज अ ब्रेन ऑफ द सप्लाई चेन। एक्चुअली प्लानिंग इज़ द वन हु मेक्स एवरी अदर सेक्शन बिजी। इसके अलावा प्रोक्योरमेंट है। प्रोक्योरमेंट को भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। प्रोक्योरमेंट जो है वो इन्वेंटराइज प्रोक्योरमेंट और नॉन इन्वेंटराइज प्रोक्योरमेंट। इसके अलावा हमारे वेयर हाउसेज हैं, उसको भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, इनबाउंड वेयर हाउस एंड आउटबाउंड वेयर हाउस। सो बेसिकली ये 5 फंक्शंस हैं हमारे सप्लाई चेन। सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन 5 फंक्शंस की, जो कि हमारी पूरी ओवरऑल कंपनी के मटेरियल मैनेजमेंट को कवर करता है। नोटेड। सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को आप कैसे देखते हैं पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन में? बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, शायद जो टर्म हम पढ़ते हैं वो उसकी एप्लीकेशन हम समझते हैं कि शायद सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही होती है, लेकिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब अगर मैं आसान ज़बान में आपसे बात करूँ तो वो ओवरऑल लॉन्ग टर्म थिंकिंग एंड प्लानिंग है, राइट, रादर देन ऑपरेशनल और शॉर्ट टर्म थिंकिंग एंड प्लानिंग। तो न सिर्फ ये कि वो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन बल्कि दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लें या हम अपने करियर के प्लान को ले लें, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तो हर जगह इसेंशियल है। इसके बगैर उस तरीके से हम ग्रो नहीं कर सकेंगे। साई लाइफ फार्मा पिछले 5 साल से सिर्फ सेल्स के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो 35% प्लस CAGR है हमारा। सो कंपनी ने डेफिनेटली कुछ टारगेट सेट किए थे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किए थे, शॉर्ट टर्म 2 साल का, 5 साल का और 10 साल का। उसको जहन में रखते हुए जो हम प्लानिंग की है, उसके बगैर तो ये ग्रोथ अचीव करना और फिर उसको ओवर द पीरियड सस्टेन करना विदाउट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और थिंकिंग मुमकिन नहीं है। तो इट इज़ हाईली एसेंशियल नॉट ओनली फॉर पाकिस्तानी कंपनीज, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, हर जगह। दैट्स ग्रेट टू नो। सर मैं इस सप्लाई चेन के हवाले से आपसे बात करूंगा कि सप्लाई चेन कैसे कंट्रीब्यूट करती है जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए। देखिए, सप्लाई चेन के रोल में ओवर द पीरियड हम समझते हैं कि ओवरऑल शायद उसकी एक्नॉलेजमेंट पिछले ज़मानों में उतनी नहीं थी जितनी आज है। तो रोल तो हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन जो स्ट्रेटजिक रोल की इम्पोर्टेंस आज सप्लाई चेन की है, शायद उतनी पहले कभी भी नहीं थी। तो नॉट डिमिनिंग द रोल्स ऑफ अदर डिपार्टमेंट, बट एटलीस्ट सप्लाई चेन मैं ये कह सकता हूँ कि वो डिपार्टमेंट है
जो उन चंद उन डिपार्टमेंट में जिनका डायरेक्टली रोल बैलेंस शीट पे अफेक्ट करता है। अगर हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होगी वो पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा ऑन द बैलेंस शीट। अगर हम लेट्स से कोई मिस्टेक इन प्रोक्योरमेंट ही कर देते हैं और अपनी कोई बाइंग को कॉस्टली बाइंग पे चले जाते हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। अगर हम सर्विसेज, क्योंकि हम सर्विसेज डिपार्टमेंट है तो सर्विसेज डिपार्टमेंट का यूजुअली आमतौर पे उतना डायरेक्ट इम्पैक्ट, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ज़रूर होता है। फॉर एग्जांपल एचआर की परफॉर्मेंस या नॉन परफॉर्मेंस दोनों का इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा इवेंचुअली, या फाइनेंस का। लेकिन सप्लाई चेन की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे जो भी डिसीजंस हैं, ऑपरेशंस हैं, उनका ऑपरेशंस पे और बैलेंस शीट पे डायरेक्ट इफेक्ट है। सप्लाई चेन की पॉइंट उस लिहाज से बहुत ज़्यादा है कि अच्छी परफॉर्मेंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट एंड वेरी क्विक इम्पैक्ट ऑन द बैलेंस शीट रहता है कंपनी के साथ। दैट्स ग्रेट सर। मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो सप्लाई चेन की स्ट्रेटजी है कैसे अलाइन होती है जो कंपनी की ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी है उससे कैसे अलाइन होती है? देखिए, बोथ द थिंग्स गो हैंड इन हैंड। कंपनी के जो विजन है, जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, सो वो दैट कम्स फ्रॉम द टॉप मैन हिमसेल्फ। ऑफ कोर्स वो कंसल्टेटिव होगा, लेकिन एटलीस्ट सप्लाई चेन की जो स्ट्रेटजीज हैं वो उससे अलाइन होती हैं कि जो हमारे कॉर्पोरेट का विजन है। सो कॉर्पोरेट के विजन के साथ हमारी अलाइनमेंट है। फॉर एग्जांपल, वी वर नॉट इनटू टेंडर बिजनेस प्रीवियसली, राइट? सो आवर स्ट्रेटजी, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कम्स के हमें टेंडर बिजनेस में जाना चाहिए। टेंडर बिजनेस is a very dynamic business and it is a pain to supply chain, but for the company growth we have aligned our strategy in a way कि हम टेंडर में ना सिर्फ compete कर सकें बल्कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया हमने over the years। So अगर supply chain अपनी रेडीनेस उस टेंडर बिजनेस के लिए शो नहीं करेगा तो कंपनी के वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो सकेंगे। या अगर हम आइसोलेशन में अपने कोई ऑब्जेक्टिव्स बना लें जिसमें हम कोई ऐसी न्यू डेवलपमेंट्स पे चले जाएं जो कंपनी ने शायद आगे इमीडिएटली लॉन्च ना करने हो अगले 5 साल में, तो वो अलाइनमेंट मैच नहीं कर पाएगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारी अलाइनमेंट है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स से अलाइंड हो। हम डेफिनेटली कंपनी के गोल्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन अलाइनमेंट इज़ हाईली एसेंशियल। सर, पाकिस्तानी बिजनेस एनवायरनमेंट के हवाले से आपसे बात करूंगा कि सबसे बड़े जो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस फेस करती हैं वो नॉर्मली क्या हैं? मैं अगर आपसे फार्मास्यूटिकल के हवाले से मैं बात करूँगा तो इस वक्त अगर मैं वैसे कहूँ कि पाकिस्तान वन ऑफ दोज मार्केट जो फॉर्मुलेशन मेकिंग में तो बहुत ही हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ भी है, पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है, तो उसके हवाले से डिजीज़ प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। तो इट्स अ वेरी लुक्रेटिव मार्केट, वेरी वेरी ग्रोइंग मार्केट। दूसरी जगहों पर दुनिया में जहाँ अगर फार्मास्यूटिकल की ग्रोथ सप्रेस भी हुई है तो उस वक्त पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल की ग्रोथ सप्रेस नहीं हुई। तो दीज आर द पॉजिटिव साइंस। बट जो हम चैलेंजेस फेस करते हैं कि अभी भी हम फॉर्मुलेशन मेकिंग में, यानी दवाएँ बनाने में तो हम एक्सीलेंस अचीव करते जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है वो बहुत वीक है। यानी हमारी पूरी इंडस्ट्री जो है वो इम्पोर्ट सेंसिटिव है। तो चाहे आप वो पैकेजिंग मटेरियल की बात कर लें या रॉ मटेरियल की बात कर लें, हार्डली हम कुछ प्रोड्यूस कर पाते हैं, और वो भी गिने चुने मॉलिक्यूल हैं और गिनी चुनी कैपेसिटी में। उसमें भी हमारे पास कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हमारे API मैन्युफैक्चरर्स के पास नहीं है। हम सारे एक्सीपिएंट्स, केमिकल्स, टेस्टिंग, लैब इक्विपमेंट्स, हम यानी ओवरऑल आप जिस चीज़ का नाम लें जो हम मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ यूज़ करें दवाओं को बनाने के लिए, वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। और इंपोर्ट का ताल्लुक फॉरेन एक्सचेंज से आता है। फॉरेन एक्सचेंज की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन अगर मैं सप्लाई चेन के एंड की आपको बात करूँ कि हाईली इम्पोर्ट सेंसिटिव इंडस्ट्री है, तो हमारे जो इश्यूज़ हैं वो उससे ही रिलेटेड हैं। दूसरा ये कि प्राइस सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो दुनिया में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ से शायद अगर हम इंपोर्ट करें क्वालिटी मटेरियल्स तो हमारी जो रेगुलेटेड इंडस्ट्री है वो वायबल ना हो हमारे लिए। कि फॉर एग्जांपल अगर हम API यूरोप से इंपोर्ट करना चाहें तो उसकी जो प्राइसिंग है वर्सेस जो क्वालिटी मटेरियल हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं उसमें बहुत फ़र्क है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस ऑफ इंपोर्ट हैं वो भी काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं हमारी कॉस्ट सेंसिटिविटी को देखते हुए। ठीक है, मतलब आपके कहने का सर मतलब ये है कि अगर हम चाइना से फायदा इंपोर्ट हमारी कम हो जाए या कोई मसला हो जाए
तो हमारा अगर हम यूरोप से कहीं से इम्पोर्ट करते हैं तो वो हमारी कॉस्ट कंपेटिटिव बिल्कुल ही खत्म हो ऐसे ही जाएगी। जैसे मैं अगर आपको और एक्सप्लेन करूँ कि हमारी जो मेजर डिपेंडेंसी है सिर्फ साइलाइफ की नहीं, पाकिस्तान की नहीं, ये पूरी दुनिया का शायद मसला है कि दो रीजन्स में हमारी फार्मास्यूटिकल की प्रोक्योरमेंट सोर्सिंग बहुत डिपेंड करती है। वन इज़ इंडिया एंड वन इज़ चाइना। दे आर यूजुअली वी कॉल देम द फार्मेसीज ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर कोविड ने भी हमें इस बात का सिखाया कि अगर किसी एक रीजन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, चाइना शायद was the last country to open up for the operations। तो उस वक्त जो हमारे पास इश्यूज हुए या किसी भी सिंगल रीजन पे डिपेंडेंसी इज़ अ रिस्की गेम। सो वन ऑफ दोस चैलेंजेस। मेरा जो अगला क्वेश्चन था वो आपने वैसे ही एक्सप्लेन कर दिया, इन्फ्लेशन और जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन था। हाँ, ये उसमें शामिल है। और दूसरा ये कि मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि हमने तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हमने एक आध को डिस्कस किया सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट के हवाले से, लेकिन अगर हम अपने इकोनॉमिक और रेगुलेटरी चैलेंजेस की बात करें तो हमारा जो एक्सचेंज रेट है फ्लक्चुएट करता रहता है। वो एज एन इम्पोर्टर, एज ए स्ट्रेटजिक थिंकर, हमें लॉन्ग टर्म सोचने से पहले जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन रेज करता है हमारे जहनों में कि हम कितने पीरियड की बाइंग पे हमें जाना चाहिए, हमें किस मटेरियल को कब प्लान करना चाहिए। लेकिन अगर पिछले 2-2.5 साल से मैं ये कह सकता हूँ कि जब एटलीस्ट हमारा फॉरेन एक्सचेंज स्टेबल रहा है, जैसे भी रहा है, तो लेकिन एटलीस्ट एक एज अ बायर वो हमारी प्लानिंग में उसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है कि हैज़ गिवन अस कॉन्फिडेंस कि हम स्ट्रेटजिक प्लानिंग कर सकते हैं मेजरली। दूसरा ये कि कभी कभी हम एज अ कंट्री हमने 2-3 साल में पहले अपने फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेजेस, यानी साइलाइफ इज़ अ कैश रिच कंपनी, बट चूँकि कंट्री के हालात बहुत पॉजिटिव नहीं रहे ड्यूरिंग सर्टेन टाइम्स, तो इंपोर्ट में हमें भी मुश्किलें हुई कि हमारी जो इंपोर्ट की पेमेंट्स, दो कंपनी के पास पैसे हैं लेकिन हम आगे फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में भेज नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ सम रिस्ट्रिक्शंस इन द कंट्री, जो कि अब नहीं है, अब ऐसा सूरत हाल नहीं है, लेकिन हमने कुछ अर्से फेस किया। लेकिन जब भी हमने फेस किया उसने उन रीजन्स को जहाँ से हम प्रोक्योरमेंट करते रहे हैं उसको शेयर किया कि पाकिस्तान के जो बायर्स हैं उनके साथ ये मामला रहते हैं। तो हमारा कॉन्फिडेंस, सप्लायर से कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के जो ट्रस्टवर्दी बायर्स हैं उनके साथ उनको वो कैसे देखते हैं। तो अभी सिचुएशन बहुत बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट ये मसले रहे हैं और एक डर लगा रहता है बीइंग अ बायर कि ये मसले दोबारा अराइज ना कर जाए, तो उस पर आए रहती है। डेफिनेटली ये इश्यूज़ रहते हैं, हमारे चैलेंजेस रहते हैं। अच्छा हुआ कि सर आपने डिटेल में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अच्छा, मैं सर ये आपसे पूछूंगा कि अनसर्टेनिटी और रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में? देखिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम उसके प्रॉज एंड कॉन्स को एनालाइज तो डेफिनेटली करते हैं, तो और हर डिसीजन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है। तो सप्लाई चेन एक वो जगह है जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बहुत सारे आंसर्स हम अचीव कर सकते हैं। कि अगर आप सिंपल सी कैलकुलेशन ले लें, अगर हम किसी प्रोडक्शन के प्लान की बात कर रहे हैं कि हाउ मैनी बैचेस टू मैन्युफैक्चर, तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन कि व्हाट इज़ द डिमांड, व्हाट इज़ द सप्लाई, व्हाट आर पॉलिसी ऑफ द इन्वेंट्री। तो सप्लाई चेन के पास एक बड़ा अपने डिसीजंस को लेने के लिए एक ग्राउंड वर्क ऑफ विद मैथमेटिकल कैलकुलेशंस मौजूद है। तो हमारे वो सारे डिसीजंस जो कि हमारी किसी कैलकुलेशन बेसिस के साथ सपोर्ट किए जा सकते हो, तो हम कोशिश करते हैं कि उन कैलकुलेशंस की मदद से सपोर्ट लें, प्रॉपर एनालिसिस और रिपोर्ट्स की मदद से अपने रिस्क को हेज करें। पहले तो एक रिस्क को असेस करें और उसको फिर हेज करें और फिर डिसीजन लें। सही है सर। अच्छा सर, आजकल जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई आ गई है, आईओटी आ गई है, तो इनकी इंटीग्रेशन कैसे आप देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में, और डाटा एनालिटिक्स का क्या रोल है? सप्लाई चेन बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे यूजेस होंगे, लेकिन सप्लाई चेन उन एरियाज़ में शामिल है जहाँ जो बहुत ही हाईली डेटा इंटेंसिव जॉब्स हैं यहाँ पे। मैं प्लानिंग तो आप छोड़ ही दें, प्लानिंग तो उसके बगैर चल ही नहीं सकते, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक उस वर्कर की भी बात करूँ जो वेयर हाउस में किसी बैच को डिस्पेंस करने के लिए मटेरियल निकाल रहा है, सो आधा स्टैटिस्टिशियन तो उसको भी होना पड़ता है विद द कैलकुलेशन। सो विद दोज डेटा प्रेजेंस, तो हम बेसिकली सप्लाई चेन की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कैसे बेहतर होगी, हम कैसे आगे प्लान कर सकेंगे। व्हेन वी एनालाइज द पास्ट,
व्हेन वी एनालाइज द प्रेजेंट एंड वी फोकस द फ्यूचर। और इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिटिक्स मौजूद हों। ये हम काम पहले मैनुअली करते रहे थे, अब कुछ ऐसे काम हम ERP पे कर रहे हैं और सोफिस्टिकेटेड ERPs की तरफ मूव करते जा रहे हैं। तो जितना डेटा तो सभी के पास होता है, इट्स अबाउट हाउ वी गैदर द डेटा, हाउ वी उस जो गैदर किया है डेटा उसको इन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको एनालाइज कितना फ्रिक्वेंटली और कैसे कर रहे हैं और उससे कैसे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो दिस इज़ हाईली इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से कोई भी सप्लाई चेन इस एनालिसिस के बगैर फंक्शन नहीं कर सकता, और अच्छा फंक्शन करने के लिए हमें अच्छी डाटा मैनेजमेंट, टेक्निकल सपोर्ट, IT एडवांसमेंट जितनी हो उतनी कम है। अच्छा सर, फ्यूचर आउटलुक के हवाले से बात करते हैं कि जो है जो पाकिस्तानी बिजनेसेस हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या देख रहे हैं आप स्ट्रेटेजिक ट्रेंड्स सप्लाई चेन में? सप्लाई चेन की इंपॉर्टेंस मैंने जैसे कहा कि ओवर द पीरियड जैसे जैसे टाइम गुजरा है सप्लाई चेन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में बहुत इजाफा हो रहा है। शायद अगर मैं एक सम अप करूं कि शायद हम पहले तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि किसी कंपनी का कोई CEO का बैकग्राउंड सप्लाई चेन से हो सकता है, और यूजुअली वो मार्केटिंग या मोस्टली इन द केसेस ऑफ फाइनेंस से होता है। लेकिन आज हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि कंपनीज़ के जो टॉप मैनेजमेंट है उनका बैकग्राउंड सप्लाई चेन एंड मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। तो आई एम प्रीटी होपफुल विद द फ्यूचर ऑफ सप्लाई चेन कि इन द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड द स्ट्रेटेजिक वे फॉरवर्ड ऑफ द नॉट ओनली साइड लाइफ बट द इंडस्ट्री एज वेल। तो हम हमारी कंपनी की एग्जांपल से ये बात कर लेते हैं कि सप्लाई चेन की एक बहुत मेजर प्रेजेंस है इन द स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ द कंपनी। सो गुड टाइम्स अहेड आई फील। सर ग्रेट टू हैव यू ऑन बोर्ड एंड हमने काफ़ी चीज़ें सीखी और हमारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक क्लियर हुए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।